नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी 2014 की है। कहानी जो भेजे हैं उनका नाम है अक्षय। कहानी तो 2014 की है और अक्षय जी की है। अक्षय जी बिहार के भागलपुर के पास के रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के। तो आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, रिक्वेस्ट आपसे वही है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करें फिर आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। ये घटना को बीते लगभग 10 साल हो चुका है, लेकिन ये जो घटना मेरे साथ में घटी है ना, लगता है जैसे कल की बात हो। बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र करीब 27-28 साल का था। मैं एक ट्रक ड्राइवर था, ट्रक चलाने का काम किया करता था। मैं ज़्यादातर दूर दूर इलाकों में चला जाता था अपना ट्रक लेकर के। जहाँ का माल मिलता था मैं उस तरफ निकल जाता था। अब मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन, चाचा, चाची, एक तरह से भरा पूरा परिवार था। लेकिन मेरी माँ से मुझे बहुत ही लगाव था। जितना मैं अपनी माँ को मानता था ना, उतना मैं किसी को नहीं, उस घर में मेरे पिता तक को नहीं। मुझे अपने माँ से बहुत ही मोहब्बत थी। मैं दिलो जान से अपनी माँ को चाहता था। वो जो कहती कि अक्षय बेटा ये करना है, उसकी खुशी के लिए चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं उसमें झिझकता नहीं था। मैं वो काम जरूर करता था। लेकिन मेरी किस्मत में अब वो सब चीज़ लिखा ही नहीं था। मैं जब गुवाहाटी के टूर पर था, गुवाहाटी गया हुआ था अपना ट्रक लेकर के, और वो दुखद घटना मुझे बताई गई मेरे पिता के द्वारा कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका हार्ट अटैक हो गया है। मैं तो जैसे मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। मुझे लगा कि मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ तो भली चंगी थी, कोई बीमारी ना कोई तकलीफ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पापा को बोला, पापा देखो मैं ट्रक चला रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो तो ये मजाक ठीक नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा पापा जो आप मुझे बता रहे हो। पापा रोने लगे थे फ़ोन पर और कहने लगे कि बेटा मैं जानता हूँ कि तू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तू सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन बेटा तू बहुत हिम्मती है। इस सदमा को अब तू बर्दाश्त कर। जो मैं कह रहा हूँ ना वही सच्चाई है। बेटा जितना जल्दी हो सके घर लौट रहा। लेकिन मैं काफ़ी दूरी पर था, संभव ही नहीं था। उस घटना ने तो मुझे एकदम झकझोर के रख दिया था। लगा कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरी दुनिया वाकई में मेरी माँ से शुरू होती थी और माँ पर ही जाकर के खत्म होती थी। जैसा लगा कि मैं अनाथ हो गया हूँ माँ के बिना। खैर, ये तो दुनियादारी है, चलती रहती है, समय का पहिया घूमता रहता है। मैं जब पहुंचा तो माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। मैं लेट पहुंचा था, आखिर मैं बहुत दूरी पर था। अब मैं माँ का अंतिम दर्शन भी कर नहीं पाया था। मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं था कि मैं माँ का अंतिम दर्शन कर सकूं। मैं रोता पीटता रहा, परिवार के लोग
मुझे संभालने में लगे हुए थे। सब कहते थे कि बेटा, जो इस धरती पर आया है एक दिन सबको जाना है। मैं सबको डांटता था कि मैं अपने माँ को साथ ही जाना चाहता हूँ। मेरी माँ गई है तो मुझे क्यों लेके गई है। तब लोग मुझे डांटने लगते कि बेटा, तेरी अभी उम्र क्या है, अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है, तुझे शादी करना है, अपने माँ का सपना को पूरा करना है, तेरे घर में बहू आनी है और उसके भी बाल बच्चे होने हैं, तब तेरी माँ का आत्मा जो है प्रसन्न होगी। लेकिन मुझे तो बस माँ को बस याद सताती थी। लोग मुझे समझाते रहते थे लेकिन मैं उनकी बात को अनदेखी कर देता था। जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ था नदी का किनारा था और संयोग से वहाँ पर मेरा ही खेत था। खेत के बगल में श्मशान था जहाँ पर आसपास के गांव के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। मैं उस जगह पर पहुँच गया। अंतिम दर्शन कहाँ होना है, अब तो माँ का जो सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन मैं उसी श्मशान के आसपास उसी जगह के पास बैठा रहता था, अपनी माँ को याद करता रहता था। मेरे घर वाले ढूंढते ढूंढते और उस जगह भी पहुंच जाते थे। उनको शायद लगता था कि मैं कहीं नहीं मिलूंगा तो उसी जगह पर मिलूंगा जहां मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ है, और वहां पर हमारा खेत भी तो था। अब तो ऐसे होने लगा मेरे साथ में कि मेरा घर में दिल लगता ही नहीं था। ट्रक का काम तो जैसे मैं भूल ही गया था कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाने का काम करता हूँ। अब तो लगा कि मैं काम किसके लिए करूँ, मेरे आगे पीछे है कौन, किसके लिए मैं जिंदा रहूँ। बस एक ही दिमाग में चल रहा था कि मेरी माँ मुझे भी बुला ले अपने साथ, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और आखिरकार मैं वही करता था जो मुझे समझ में आता था। जैसे तैसे परिवार वाले मुझे घर में रखते थे, समझाते थे, बुझाते थे कि बेटा, अब तेरी माँ लौट के नहीं आएगी, अब जो उसका सपना है तो वो पूरा कर, और तभी माँ का आत्मा प्रसन्न होगी। लेकिन मुझे उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं तो बस माँ को चाहता था, माँ को देखना चाहता था। और जब भी मौका मिलता मैं सीधे श्मशान की तरफ भागता और वहाँ पर बैठ करके आंसू बहाता रहता। जहाँ पर मेरी माँ का चिता जला हुआ था उसके नज़दीक ही बैठ करके। और आखिरकार गांव वालों कोई देख लेता, हमारे घर में जाके बोलता मेरे पिता को, मेरे चाचा को कि अक्षय श्मशान में बैठा हुआ है, आप ले करके आइए, श्मशान में बैठना ठीक नहीं है, वहाँ तो भूत प्रेत भी जाते हैं। अब हमारे परिवार वाले आ जाते थे, मुझे समझा बुझा करके घर ले जाते थे, लेकिन मैं रुकता नहीं था। जब भी मौका मिलता और फिर शमशान में, चाहे दिन हो या रात हो, उसे कुछ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वो रात, जब मैं रात का करीब 11 बज रहा था, गर्मी का दिन तो था ही, छत पर सोया हुआ था। मेरे बगल में और भी हमारे परिवार के सदस्य सो रहे थे और मैं आसमान में तारे को देख रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी माँ ये चमकते सितारों में ही कहीं है, लेकिन वो सितारा कौन सा है जो मेरी माँ है। लोग बाग कहते थे कि मरने के बाद सितारे लोग बन जाते हैं। मैं सितारे में अपनी माँ का छवि को ढूंढ रहा था कि मेरी माँ कौन है, कौन सा सितारे में है, और याद सताने लगती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं शमशान में जाऊंगा ना तो मेरी माँ जरूर दिखाई देगी, मेरे पास जरूर आएगी। और वही रात को करीब 11 बजे के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं देखा कि सब मेरे परिवार के सदस्य सो रहे हैं, अब यही मौका था। मैं फटाफट छत से उतरा और सीधा दरवाज़ा खोला और शमशान की तरफ चल पड़ा। और लोग बाग गांव के कहते हैं कि दिन के टाइम भी वो शमशान घाट जो नदी किनारे हैं वहाँ पर जाने में लोग झिझकते थे।
कईयों का कहना था कि वहां पर दिन के टाइम में भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं। अब मैं तो रात के टाइम भी अब वहां पर जाके पहुंच जाता था, और काफ़ी दिनों से मैं उस जगह पहुंच जाता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया था अब तक। लेकिन उस रात जब मैं श्मशान घाट पहुंचा तो सन्नाटा पसरा हुआ था। अब श्मशान घाट के पास जहां मेरी माँ की चिता जलाई गई थी, और उसी जगह पर मैं जा कर के बैठ चुका था, जैसा मैं पहले किया करता था, और आंसू बहाता हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था। मैं बड़बड़ा रहा था कि माँ, आपने मुझे छोड़ दिया, आप चली गई और मुझे नहीं ले गई। मैं आपके बगैर कैसे जिंदा रहूँगा माँ? माँ, मुझे अपने साथ ले चलो ना, आओ ना माँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तेरी गोद में सोना चाहता हूँ माँ, एक बार तो आओ। लेकिन माँ कहाँ आती। और इस तरह करते करते 11 बजे से लेकर के और रात का 1 बज चुका था। उस जगह पर ऐसा ही पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। करीब 1 बजे रात के आसपास मुझे लगा कि जो खेतों में जंगली जानवर, गिद्दड़, सियार, ऐसे जो निशाचर जाति के जानवर थे, अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे आवाज आती रही, और इसके बाद तेज तेज आवाज आने लगी। मैं जानवरों से बहुत डरता था, भूत प्रेत से तो मैं डर ही नहीं लग रहा था। मुझे डर था सिर्फ जानवर से, और वो गीदड़ों की आवाज़, सियारों की आवाज़, जंगली जानवरों की आवाज़, जैसे लग रहा है कि वो सारे झुंड में चलते हुए शमशान की ओर आ रहे हैं। और तब मुझे डर का एहसास हुआ कि कहीं इतने सारे जानवर आ रहे हैं और कहीं मुझे ख़त्म ना करते, घायल ना करते, मेरे साथ कुछ बुरा ना करते। और मैं थोड़ा सतर्क हो गया था। मैं अपने आसपास आजू बाजू सब तरफ देख रहा था कि अगर कोई जानवर मुझ पर झपटने का कोशिश करे तो मैं उसके लिए तैयार रहूं। और जो चिता की लकड़ी थी, जो अधजली लकड़ी वहाँ पड़ी हुई थी काफ़ी सारी, जो जल करके बुझ चुकी थी, और उनमें से मैं एक लकड़ी, अब एक डंडा के समान जो थी, मैं उठा लिया था कि अगर कोई जानवर मुझ पर हमला करेगा तो मैं इसी लकड़ी से उससे सामना करूंगा। लेकिन जानवर तो आए, लेकिन मेरे नज़दीक कोई भी नहीं आया। उस शमशान घाट के आसपास ही वो लोग बैठे हुए थे, और आसमान के साइड में जिसे लग रहा था कि मुंह उठा करके और चिल्लाना शुरू कर दिया था। और ये मेरे लिए जो डरावना पल था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अब सोच रहा था कि मुझे अब घर जाना चाहिए। माँ तो मुझे मिली नहीं, अब मैं यहाँ से सकुशल अपने घर पहुँच जाऊँ। लेकिन तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ एक लड़की की थी, एक औरत की थी, और वो जानवरों को डांट रही थी जो वहाँ पर चिता के मतलब शमशान के आसपास में घेर करके अब बैठे हुए थे, डरावना आवाज़ निकाल रहे थे। और आवाज़ उस लड़की की अब मुझे सुनाई पड़ रही थी, और वो जैसे सियारों को, गिद्दड़ों को डांट रही थी, उनको भगा रही थी, तुम भाग जाओ यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो, निकल जाओ। और कमाल की बात ये थी कि उसके डांटने के वजह बाद वो जानवर सब ना जाने कहाँ गायब हो गए। अब फिर वो लड़की अब मेरी तरफ चलती हुई आने लगी। जब वो नज़दीक पहुंची तो मैं देखा कि वो करीब 25-26 या आसपास की उम्र की होगी। देखने में खूबसूरत सफ़ेद कपड़ा पहने हुई, और एक कहा जाए ना परी के समान वो मुझे रात में नजर आ रही थी। और वो मुझे घूर करके देखी और पूछने लगी कि तुम कौन हो भाई, और यहाँ पर इस रात में तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। अब मैं उस लड़की को देख रहा था
कि इतनी खूबसूरत लड़की और आधी रात के वक्त अकेले इस जगह पर क्यों आई है? हमारे गांव की तो लग नहीं रही है, तो कौन सी गांव की है और इसका आने का मकसद क्या है यहां पर, वो भी शमशान में? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और वो लड़की मुझे डांट रही थी कि तुम यहां पर क्यों आए, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये जगह पर भूत प्रेत रात में घूमते रहते हैं, तुम पर हमला भी कर सकते हैं, तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या हुआ है कि तुम आकर के यहाँ बैठे हो? और तब मैं उस लड़की को बताया कि देखिए, मेरी माँ गुजर गई है और जिस जगह पर बैठा हूं ना, ये मेरी माँ का चीता यहाँ पर जला हुआ है। अब मैं अपनी माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया और इसलिए मैं आकर के यहाँ बैठता हूँ दिन में भी, जब भी मेरे पास वक्त होता है, ताकि माँ के मुझे एक झलक दिखाई दे दे। मैं इसी आस में आता हूँ। मैं अपने माँ के बगैर जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकता। मैं रोने लगा था, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा था। और तब वो लड़की चलती हुई मेरे पास बिल्कुल आ गई, नजदीक में। और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे इतने बड़े हो चुके हो, जवान हो, पट्टे हो, और तुम रो रहे हो बच्चे की तरह से? ये शोभा देता है? अरे तुम मर्द हो, मर्द की तरह रहो ना। और फिर वही शिक्षा देने लगी जो हमारे घर वाले बताया करते थे कि जो इस संसार में आया है उसको जाना ही है। जब जिसकी आयु खत्म हो जाती है, अब उसको अब ऊपर जाना ही पड़ता है। उसी तरह की शिक्षा जैसे मेरे परिवार वाले दिया करते थे। और वो लड़की मेरे सर पर हाथ फेरते हुए और सब वही चीज बता रही थी और कहने लगी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? अभी तो तुम्हारा घर बसाना है, शादी करना है, बाल बच्चा पैदा करना है, और तुम अभी से मरने की बात कर रहे हो। अब वो लड़की ने जैसे मुझे सहारा दिया, बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं रात के टाइम में उस अनजान लड़की के साथ शमशान घाट में बैठा और मेरे सर पर हाथ फिर रही थी। अब फिर मैं जहां पर बैठा हुआ था, मेरे पास में आके बैठ गई और एक तरह से कहूं, मुझे उससे बात करके बड़ा ही सुकून मिल रहा था। जैसे लग रहा था कि मेरे मन में एक बड़ी शांति सी हो रही हो, ऐसा मुझे अंदर महसूस हो रहा था। मैं माँ को अब लगा कि जो लड़की बोल रही है ना, सही बोल रही है। मरने के बाद में कोई वापस नहीं आता। और आखिरकार कुछ देर के बाद हम बातचीत करते रहे। इसके बाद मैंने उस लड़की से पूछा कि मैडम, आपने तो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, आप कौन हो, किस गांव की हो, इतनी रात को आप इस जगह पर क्यों आई हो? तब उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं देखा था उसकी आंखों से आंसू टपकते हुए और वो कहने लगी कि मेरा तो पूरा संसार ही उजड़ गया है, तुम्हारी तो मां सिर्फ गई है, लेकिन मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं बिल्कुल अनाथ हूं, मेरे ना आगे कोई ना पीछे कोई। मैं इस दुनिया में अब समझ लो कि मैं अकेली हूं। मैं तो अपना गम मिटाने के लिए आया था शमशान में। आज जब उस लड़की ने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया तो मैं अपना गम तो भूल ही गया। मैं अब उस लड़की को संभाल रहा था कि शांत रहिए, आप मत रोइए, आप तो मुझे शिक्षा दे रही थी और आप खुद रोए जा रही हैं। मैं जब उसको शांत कराने लगा तब जाकर के वो शांत हुई और उसके बाद ना जाने हम लोग कितना देर तक बैठे रहे, आपस में बातचीत करते रहे और एक दूसरे को दिलासा देते रहे। आखिरकार सुबह होने जा रही थी, 4 बजने का अब टाइम हो चुका था। और तब वो लड़की झटके से उठी और कहने लगी कि देखो, तुमने जो नाम बताया है अक्षय ना? मैंने बोला हाँ हाँ, मेरा नाम अक्षय है। अक्षय, अब तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ देखो, अब हम कब मिलेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ
कि रात के टाइम में इस जगह पर मत आया करो। आज तो चलो मैं आ गई, उस जानवर को भगा दिया, क्योंकि मुझे जानवर से डर नहीं लगता है। और लेकिन देखो ये जगह खतरनाक है, यहाँ पर भूत प्रेत मंडराते रहते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने बोला मैडम देखिए, आपसे बात करके बहुत मुझे अच्छा लगा, तो क्या आप कभी दिन में मुझसे मिल सकती हैं, मुलाकात कर सकती हैं, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तब वो लड़की बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोस्त तो बन ही चुके हैं। अब मैंने बोला तो अब हम कल कब मिलेंगे? लड़की कहने लगी कि जब शाम ढल जाए ना। अब फिर एक जगह का उसने नाम बताया। बोली वहाँ पर एक टूटा फूटा सा घर है और तुम वहाँ पर आ जाना, शाम ढलते ही मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। और इसके बाद वो लड़की तेजी से अब चलती चली गई। उसका रास्ता अलग था, मेरा रास्ता अलग था। लेकिन उस लड़की के मिलने के बाद मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, एक सुकून सी मिल रही थी। मैं अपने घर पहुंच गया, तब तक मेरे परिवार के लोग जगे नहीं थे। अब मैं छत पर जा करके और उसी जगह पर सो गया जहां मेरा बिस्तर लगा हुआ था। और सुबह जब मैं नींद से उठा ना, तो मेरे शरीर में अब पहले वाली बात नहीं थी। लग रहा था कि मेरे शरीर में ऊर्जा भर चुका है और मैं अपने माँ का गम भुलाने की कोशिश कर रहा था और उसमें अब कामयाब भी हो रहा था। आखिरकार सारा दिन मैं उसी लड़की के बारे में सोचता रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की है, कौन सी गांव की है, गांव का नाम तो उसने बताया नहीं। हाँ, आज हम जब मिलेंगे ना, तब मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि तुम किस गांव की हो। आखिरकार मुझे दोस्ती आगे तक बढ़ानी थी। और जैसे तैसे दिन खत्म हुआ और शाम ढलने से पहले उस जगह पर मैं पहुंच गया जहां पर वो लड़की मुझे बुलाई थी। और जब मैं पहुंचा तो वहां पर अब कोई भी नहीं था। एक खंडहर नुमा घर था जो शायद कभी किसी ने बनाया होगा, किसी बिजनेस पर्पस के लिए, चाय की दुकान के लिए, कोई ढाबा के लिए। अब वो एक खंडहर में तब्दील हो चुका था, रोड के किनारे ही था। अब मैं वहाँ पर उस लड़की का इंतजार कर रहा था, लेकिन सूरज तो कभी का डूब चुका था, अंधेरा छाने लगा था, लेकिन वो लड़की नहीं आई। लेकिन मैं भी ठान लिया था कि मैं यहीं पर बैठा रहूँगा, आखिर कब तक लड़की नहीं आएगी। उसने बोला है तो जरूर आएगी। रात के करीब 9 बजे तक मैं उसी जगह पर इंतजार करता रहा और आखिरकार वो लड़की मुझे आती हुई दिखाई दी। वही रात वाला कपड़ा, सब कुछ वैसे ही था, जैसे कुछ बदला ही नहीं हो। और जैसे ही मेरे पास पहुंची तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और कहने लगी, मैं तो समझी कि तुम नहीं आओगे। मैं उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि मैडम, मैं आपके बुलाए पर आया हूँ। मुझे दिन भर ऐसी बेचैनी ले रही थी कि कब आपसे दोबारा मिलूं, कब आपसे दोबारा मिलूं। आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तब वो लड़की कहने लगी, हाँ, कुछ मुझे भी ऐसा ही हो रहा है, कहीं हम लोग आपस में प्रेम तो नहीं करने लगे हैं। अब फिर वो बात सच भी थी। हम दोनों अब उसी जगह पर बैठे प्रेम की बातें करने लगे थे। अब बीच बीच में टॉपिक मैं छेड़ देता था अपनी माँ को। मैं कहता कि अगर माँ जिंदा होती ना, तो मैं तो बहुत सुखी रहता। मैं तो अपनी माँ का शकल भी नहीं देख पाया था। जब वो मरी थी, अंतिम संस्कार किया गया, तब वो लड़की बात को पलट देती थी। अरे आप छोड़ो ना, उस बात को ख़त्म करो, अब हम दूसरी बात करते हैं। और सही मायने में उस रात से हमारा प्रेम स्टार्ट हुआ था और हम 10-11 बजे तक वहाँ पर उस खंडहर में अब बातचीत करते थे, प्रेम करते थे। इसके बाद मैं उससे पूछा भी कि आप कौन सी गांव की हो। तब वो कहने लगी, तुम्हें गांव से क्या लेना देना भाई, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और देख लो, अब
मैं तुमसे दूर तो नहीं हूं ना, तो तुम्हें क्या मतलब है? जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे गांव का नाम बताना चाहिए तो मैं ज़रूर बता दूंगी। अभी वो समय आया नहीं है। जो चल रहा है ऐसा चलने दो। और इसके बाद तो मैं उस लड़की का दीवाना हो चुका था। ट्रक का काम तो मैं भूल ही गया था कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाने का काम करता हूँ। अब सब कुछ जो थी वही लड़की थी। अब कुछ दिन बीत गया था। अब मेरे जो घर वाले थे, मेरी माँ का क्रियाक्रम सब कुछ हो गया। अब हमसे कह रहे थे कि बेटा तुम अपने काम पर नहीं लौटोगे क्या? तब मैं बोला कि हाँ लौटूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं कुछ दिन अपने गांव में ही रहूँगा और इसके बाद मैं सोचूंगा जाने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर उस लड़की के साथ अब समय गुजारना चाहता था। हम उसी जगह पर पहुंच जाते थे रात में। हमारा कोई टाइमिंग फिट नहीं था। जब भी मुझे लगता कि अब सही वक्त है, सही टाइम है, तो मैं निकल लेता था। और 10 बजे कभी 11 बजे अब फिर मैं वापस आ जाता था। वो लड़की अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आखिरकार अब ऐसा करते करते महीना दिन बीत चुका था। अब जो मेरे घर वाले थे, अब वो बार बार वही बात कर रहे थे कि अक्षय कब तक तू घर में बैठेगा? जा अपना भाई ट्रक चला, और ट्रक चलाएगा तो तेरा मन है जो सही भी हो जाएगा। दिन दुनिया को समझ पाएगा, जगह जगह घूमेगा तो तेरा मूड भी सही रहेगा। घर में बैठेगा तो माँ का याद जरूर सताएगी। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि कुछ दिन यहीं पर रहूं और उस लड़की के साथ रात बिताऊं। अब बार बार घर वाले यही बात कहते थे कि अक्षय कब जाएगा, कब जाएगा, लेकिन मैं मना कर देता। हाँ, कई बार तो मैं गुस्से में बोल देता कि मुझे नहीं जाना है। मैं जब तक मेरी इच्छा होगी मैं यहीं पर रहूँगा, मैं सोचूंगा जाने के बारे में। और इसके बाद मेरे घर वालों को लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये लड़का घर में तो टिकता नहीं था, हमेशा घर से बाहर। मेरा ऐसा ही काम था। अब ट्रक चलाना आसान काम तो नहीं है। अब एक बार निकल लिए तो कब घर लौटेंगे कुछ मालूम नहीं। आज जो कि मैं घर में रुकता नहीं था, सिर्फ माँ को देखने के लिए आता था। माँ से मिल कर के और फिर अपने काम पर निकल जाता था। तब अब लगा कि घर वाले मुझ पर शक करने लगे। मेरा लगा कि जैसे कोई जासूसी कर रहा है। अब मैं समझ गया था कि कोई ना कोई मेरा पीछा जरूर कर रहा है। लेकिन मैं अब जो भी पीछा करता था मैं उसको चकमा दे करके उस जगह पर पहुंच जाता था। लेकिन कब तक छुपाता? आखिरकार अब मेरे जो घर वाले थे, अब रंगे हाथ जिस जगह पर हम बैठे हुए थे लड़के के साथ में, और हमें रंगे हाथ एक तरह से देख लिया था, पकड़ लिया था कहा जाए तो। और मेरे पीछे आके खड़े हो गए थे मेरे घर वाले। अब तो मैं सकते में आ गया था कि क्या हुआ, हमारे घर वाले यहां तक कैसे पहुंच गए, कैसे उनको पता चला। अब वो जो लड़की थी, जिस कपड़े में थी जैसे थी, अब अपने कपड़े संभालते हुए दौड़ती हुई अंधेरे साइड में अब भाग गई। अब फिर वो नजर नहीं आई। अब जो भी गुस्सा था मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर निकालना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। अब मुझे कहने लगे कि जिस लड़की से तू मिल रहा है, रात को आ रहा है, क्या तुझे मालूम है कि वो लड़की कौन है? मैं अब गुस्से में था। अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका था, घर वाले सब जान चुके थे, तब छिपाने से क्या फायदा था। मैं कहने लगा मेरी प्रेमिका है, मैं उसे प्रेम करता हूं। तब मेरे चाचा मेरे कान पर थप्पड़ लगाते हुए कहने लगे, अरे बेवकूफ, वो जीती जागती औरत नहीं है, लड़की नहीं है, वो एक आत्मा है। क्या तू आत्मा से प्रेम करेगा जिंदगी भर? अरे मूर्ख, अगर उससे ज्यादा दिन तक लगा रहेगा तो वो तुझे मार डालेगी। अब चाचा जो बात कह रहे थे मुझे हजम नहीं हो रही थी।
वो तो मैं जैसे महसूस किया था, हाड़ मांस की बनी हुई एक लड़की थी। और वो कैसे कोई आत्मा हो सकती है, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन चाचा, पापा और जो भी मेरे घर के सदस्य थे वही बात को कह रहे थे कि देख अक्षय, जिस लड़की से तू मिल रहा है ना, बाकी वो कोई जीती जाती लड़की नहीं है, वो एक आत्मा है और तुझे अब अपने जाल में फंसा रखी है। तुझे इस जाल को तोड़ना पड़ेगा। और देख, आज के बाद इस लड़की की तरफ आना भी मत, इस जगह पर आना भी मत। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं विश्वास कर ही नहीं पा रहा था कि वास्तव में जिस लड़की से मिलता हूं वो कोई इंसान नहीं, वो कोई आत्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन विश्वास हमें दिलाया गया मेरे चाचा द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे पापा द्वारा कि बेटा वो इंसान नहीं है, वो एक भूत है, एक आत्मा है और तेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। आखिरकार अब भी मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझ पर पहरा लग गया था। मैं अपना घर छोड़ करके अब जा नहीं सकता था। रात के टाइम में लोग बाग मुझ पर अब नज़र टिकाए हुए थे और तब मुझे लगा कि अब मुझे अपने काम पर लौट जाना चाहिए। और फिर मैंने वही किया कि अब मैं तो उस लड़की से मिल नहीं पाऊंगा। अब हमारे परिवार वाले अब हम पर नज़र रखे हुए हैं और उनके कहने के अनुसार वो लड़की एक आत्मा थी। अब मैं अपने ट्रक पर वापसी कर गया था और अपना ट्रक चलाते चलाते बहुत दूर निकल आया था। मेरा ट्रक माल से भरा हुआ था और अचानक रात का करीब 2 बज रहा था और जैसे आवाज़ हुई टायर फटने की, तब मैंने अपना ट्रक रोका। मैं देखा आसपास में कोई भी बस्ती, कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं। जिस जगह से मैं गुजर रहा था वो जंगलात का एरिया था, अब बिल्कुल सुनसान। अब उस जगह पर टायर फटना ट्रक का बड़ी मुश्किल वाला काम था और उस रात मैं ट्रक पर अकेले ही था। टायर का बदलना इतना मेहनत का काम होता है, मैं अच्छी तरह जानता था। लेकिन जब मैं नीचे उतरा ट्रक से, अब पहिया देखने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि अरे मेरे सारे पहिए तो सही सलामत है, तो ये आवाज़ किस चीज़ की थी? मैं पहियों को ठोक ठोक कर देखता रहा और आखिरकार मुझे समझ में आ गया कि सारे पहिए में हवा भरपूर है, कोई पहिए फटा नहीं है, ना कोई पंचर हुआ है। और जैसे ही मैं ट्रक के केबिन में पहुंचा तो जैसे ही दरवाज़ा खोलता हूं केबिन का, अब मैं जो देखा तो सदमे में आ गया था। वही लड़की शमशान वाली मेरे कंडक्टर सीट पर बैठी अब मेरी तरफ देख रही थी। अब सही मायने में जो मैं डरा ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे लगा कि जो मेरे घर वाले कहा करते थे कि वो लड़की कोई आत्मा है, कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, उस टाइम मुझे बिल्कुल महसूस हो गया कि भला मैं उस गांव से कितना किलोमीटर दूर हूं और उस लड़की को कैसे मालूम कि मैं इस जगह पर हूं और अचानक ये हमारे ट्रक के अंदर कैसे आ गई। सही मायने में अब मैं समझ चुका था कि इस लड़की से मैंने इतने दिन तक प्यार किया, कई रातें उसके साथ गुजारी, वो तो एक आत्मा है। अब ये क्या करने आई है मेरे ट्रक के अंदर में? और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब तो मेरा हिम्मत जवाब दे गया। मैं अब ट्रक छोड़ करके, एक तरह से कहा जाए ना, तो मैं भाग चला था और बिना सोचे समझे कि मैं किधर भाग रहा हूँ कुछ भी मालूम नहीं। और आखिरकार एक जगह पर जब मेरी सांस ज़्यादा चढ़ गई तब मैं रुका। इतना डर चुका था उस लड़की से जिसको मैं प्रेम करता था, दिलो जान से चाहता था। लेकिन जब उसकी ट्रक में अचानक आमद हुई, जैसे वो प्रकट हुई, तो मैं सब कुछ समझ गया था। और जिस जगह पर मैं रुका, अब उसी जगह पर मैं बैठा रह गया था।
मुड़ करके देखा तो दूर मेरा ट्रक जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो लड़की अब मुझे नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब वो ट्रक के अंदर ही है। अब सही माने में मेरा हिम्मत टूट चुका था। एक तरह से सारी रात मैंने उसी जगह पर बैठ कर गुजारा, भगवान का नाम लेता रहा कि हे प्रभु, ये मैंने क्या किया? मैंने एक आत्मा से प्यार किया, मैं एक भूतनी से प्यार किया। हे प्रभु, मुझे अब बचा लो, इस झंझट से मुझे मुक्ति दिला दो। आगे से मैं ऐसा कभी काम नहीं करूँगा। जब सुबह हुई तब मैं थोड़ा शरीर में हिम्मत आया, ऊर्जा आया। अब रोड जो थी अब चलने लगी थी, उस पर ट्रैफिक आने लगी थी और मैं धीरे धीरे चलता हुआ अपने ट्रक के पास पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा, दूर से देखते जा रहा था कि अंदर कोई तो नहीं, लड़की तो नहीं है, लेकिन जब नज़दीक पहुंचकर देख लिया तब उसमें कोई भी नहीं था। मैं डरते डरते अब अपने ट्रक के केबिन में चढ़ा और जब मैं अंदर झांक कर देखा, जिस जगह पर लड़की बैठी हुई थी, अब एक सफ़ेद चुन्नी वहाँ पर पड़ा हुआ था। शायद उसने जानबूझ करके उस चुन्नी को वहाँ छोड़ दिया हो, ताकि वो महसूस करा सके कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हें आसानी से छोड़ूंगी नहीं। मुझे वो महसूस कराना चाहती थी और मैं इस चीज़ को समझ गया था। खैर, इसके बाद उस चुन्नी को तो मैं उसी जगह पर वापसी फेंक दिया था। जब मेरा माल का चक्कर जो था, जिस जगह को उतारना था, उतार करके दूसरा चक्कर नहीं लिया, सीधा अपने गांव पहुंचा। मैं अपने परिवार से उस घटना के बारे में बताया और तब मुझे एक तांत्रिक के पास ले जाया गया और जहाँ पर मेरा अब उपचार हुआ, झाड़ फूक हुआ। मेरे गले में कई तरह का माला पहनाया गया ताकि उस आत्मा लड़की से मेरा बचाव हो सके। और जब तक मेरी शादी नहीं हो गई तब तक उस माला को मैं पहन कर रखा था और इसके बाद सब कुछ सही हो चुका था। हाँ, जब मैं झाड़ फूक करवा लिया, उस जंतर मंतर को अपने गले में डाल लिया था, तब से वो आत्मा मेरे नज़दीक नहीं आई थी। अब तो जब मेरी शादी हो गई, अब तो मेरे बाल बच्चे भी हैं, लेकिन इस घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ जो मेरे साथ में घटी थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। जैसी भी आपको लगी हो, अच्छी हो, बुरी हो, जरूर बताइएगा। और फिर हम मिलते हैं कल एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।